बेटे फटाफट से बताएंगे जल्दी से जो जो बच्चे आ चुके हैं, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये क्या हुआ? रुको, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी एडजस्ट कर देता हूँ। यस, बेटे हमारी जो ये क्लास चल रही है वो सीएमए इंटर के बेसिक की क्लास चल रही है। ग्रुप फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाँ जी बेटा, जल्दी से बताओ कौन कौन बच्चे आ चुके हैं, एक बार अपनी प्रेजेंस जाहिर करो, फिर हम लोग शुरू करें। लो बेटा, तो जी चैप्टर चल रहा है अपना। देखिए लास्ट क्लास में हमारा कंसाइनमेंट खत्म हो गया था। बोलो बोलो, क्या खत्म हो गया था बेटे? कंसाइनमेंट। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और उस चैप्टर का जो नाम है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। क्या नाम है बोलो? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। मैं वेट कर रहा हूं बेटे आपके मैसेज का। अभी तक मुझे किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, मुझे नहीं पता चल रहा कि बच्चे आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं। हाँ जी, शुरू करें। चलिए जी, चैप्टर है अपना कौन सा? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। लीजिए जी, तो चैप्टर का नाम डालिए बेटे फटाफट से। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग। बेटे इस चैप्टर के अंदर हर चैप्टर की तरह से यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे? चार्ट बनाएंगे जी। क्या बनाएंगे बेटा? एक चार्ट बनाएंगे, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने स्टडी मॉड्यूल से करेंगे हम लोग, जो हमारा सीएमए वाला स्टडी मॉड्यूल है। एक मिनट, ये रहा जी। हाँ जी बेटा, सीएमए का स्टडी मेट सबके पास में होगा। खोलो जल्दी से। हमारा जो ये चैप्टर है कौन से वाला है मैं आपको दिखा देता हूं। चैप्टर है जी हमारा 1.5 है, 56 पेज पे। 56। इसमें मुझे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बताना है आपको। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कौन कौन बच्चे आ गए हैं, प्लीज मुझे एक बार जल्दी से मैसेज करके बताओ। ये रहा जी बेटा, स्टडी मॉड्यूल के पेज नंबर कौन सा है बेटा? 56। ये सारे चैप्टर्स हमारे वही हैं, ये सारे चैप्टर्स हमारे बेसिक वाले वही हैं जो हमने सीएमए फाउंडेशन में पढ़े थे, लेकिन एग्जाम के हिसाब से पूरे इंपॉर्टेंट है जी। सीएमए इंटर में भी इनकी काफी अच्छी खासी वेटेज है जी। तो हम लोग कौन सी बात करने जा रहे हैं आज? अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन की। अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन की। शुरू करें? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट
यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं जी? पार्ट नंबर 1 थ्योरी। भाई थ्योरेटिकली देखें तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, और दूसरी बात पार्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल वाइज यहां पर कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जी? लो बेटा, थ्योरी वाइज देखें तो यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई मीनिंग क्या है जी डेप्रिसिएशन का? मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन नंबर 1। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 अब क्या है बेटा? कॉजेज क्या है जी? कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज क्या है बेटा? डेप्रिसिएशन के क्या क्या कॉज हैं जी? किन किन वजह से डेप्रिसिएशन होता है जी? और हमारे स्टडी मेट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें इसमें और दे रखी हैं जी? जो यहां पर दे रखी है चीजें बेटे, मेथड्स, वो सारी की सारी न्यूमेरिकली अप्लाई होनी है। ठीक है, आइए जरा न्यूमेरिकली मैं बात करूं, अगर अगर मैं बात करूं बेटे न्यूमेरिकल वाइज, तो न्यूमेरिकल वाइज देखें तो यहां पर बेटे क्वेश्चन वाइज देखें तो किस तरह के क्वेश्चंस हैं जी हमारे इस चैप्टर से जो हैं। आप देखेंगे मैं हमेशा कोशिश ये रखता हूं कि हर बच्चे को जब भी हो, हर चैप्टर को दोनों पार्ट में हम लोग बात करें, थ्योरेटिकली क्या क्या हो सकता है जी और न्यूमेरिकली क्या क्या हो सकता है। बेटे यहां पर पहला जो पोर्शन है अपना वो है किस चीज का? कैलकुलेशन का। क्या कहा मैंने? कैलकुलेशन का। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होगी, और इधर सेकंड जो पार्ट है बेटा वो है अपना अकाउंटिंग का, डेप्रिसिएशन की। फिर हम सीखेंगे अकाउंटिंग क्या है जी। अब बात रही कैलकुलेशन की, तो बेटे यहां पर काफी सारे, क्या कहा मैंने? काफी सारे मेथड्स हैं हमारे स्टडी मैट में जो दिए हुए हैं, बिल्कुल उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करेंगे। एक मैं आपको छोटी सी बात बता करके चलता हूं। सीएमए इंटर के अंदर ही हमें ये ही इससे रिलेटेड कुछ बातें और भी देखनी होती हैं बेटा। यहां पर ये कवर्ड है हमारा किससे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बहुत पहले कभी ये AS6 हुआ करता था। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसी के अंदर हमारा AS10 और AS6 दोनों मर्ज हो गए थे। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये किसकी बात करेगा हमेशा? ये जो चैप्टर है इस जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की, ये किससे बात रिलेटेड बात करेगा? AS10 से रिलेटेड। और AS10 जो बात करता है वो किसकी बात करता है? डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन सब चीज का, किसका? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेटे यहां पर क्या है कवर? टेंजिबल फिक्स एसेट्स की बात करेगा। क्या इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की बात नहीं करेगा? आंसर इज नो। आंसर इज नो। इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की बात कहां पे होगी सर? जैसे गुडविल को राइट ऑफ करना, पेटेंट को राइट ऑफ करना, वो सब बातें बेटे एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, वहां पर ये सब बातें होंगी। आइए जरा बात करते हैं यहां पर। तो कैलकुलेशन में क्या होगा जी कि यहां पे ना हम क्या करेंगे, अलग अलग मेथड्स, क्या कहा मैंने? अलग अलग मेथड्स से हम लोग यहां पर क्या निकालते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालते हैं। हर साल कितना कितना असेट्स घट जाएगी उसकी अमाउंट निकालेंगे। हमने पढ़ा है जी फाउंडेशन में स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM जिसको बोलते हैं, WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, मेथड्स हैं बेटा, ये सब क्या है बेटा? ये सब मेथड्स हैं इस चीज को कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट और क्या है जी? डिप्लेशन मेथड बोलते हैं। डिप्लेशन मतलब यूनिट्स जो है हमारी, जब भी हमारे कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बेटा मशीन आवर रेट मेथड, MHR, मशीन आर रेट मेथड, किलोमीटर मेथड, किलोमीटर मेथड बेटे जहां पर डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर पे निकाला जाता है, किस पे होगा? जो किलोमीटर में चलती होगी। क्या चलती होगी बताओ? गाड़ी, ट्रक वगैरह वगैरह, है ना, व्हीकल्स वगैरह पे जो होता है। ठीक है जी, एक और है यहां पर सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड मेथड। एक और है यहां पर एन्यूटी मेथड,
और सिंकिंग फंड एन्यूटी मेथड। मैं आपको एक बात बताऊं बहुत अच्छे वाली, हमारे यहाँ जो सीएमए में जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा सीए इंस्टीट्यूट जो आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एज इट इज वहां से ज्यादातर एज इट इज लिया हुआ है। अब यहाँ पे होगा क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं जो आपसे कह रहा हूँ, हमारा स्टडी मॉड्यूल अब रिवाइज होने ही वाला है। तो थोड़ा पिछले 2 साल में क्या रहा कि कोरोना की वजह से थोड़ा सा दिक्कत रही, अदरवाइज स्टडी मेट रिवाइज हो जाता। जब रिवीजन आएगा तो यहां पर से सिंकिंग फंड मेथड हटने वाला है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, सिंकिंग फंड मेथड हट जाएगा। स्टिल मतलब मैं कह सकता हूं कि अभी जब तक रिवाइज नहीं होता तो इनके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो कायदे से देखा जाए तो सिंकिंग फंड मेथड जो है हमें कर लेना चाहिए, बस फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी। अगर आ गया एग्जाम में तो भाई हम कम से कम अटेंड तो करें क्वेश्चन। तो ऐसा ना हो कि ये सिंकिंग फंड मेथड हम लोग छोड़ दें। एक सेफ्टी मार्जिन के पर्पज से मैं आपको ये कराऊंगा। सीए इंस्टीट्यूट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनके सिलेबस में से हटाया जा चुका है, हमारे यहां से बस हटने ही वाला है। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं। अब बात होती है बेटा अकाउंटिंग की। बेटा यहां से तो हम डेप्रिसिएशन के अमाउंट निकालते हैं, उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं ध्यान रखना। WDV मेथड अलग है और अकाउंटिंग बात बिल्कुल अलग है। यहां पर अकाउंटिंग के लिए 2 अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका जो ये कहता है, बेटा क्या कहता है, एक मिनट जी, ये एक मिनट, ये एलईडी बंद होने वाली है, हो गया, हाँ जी। ये कहता है क्या कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ना, क्या कहा मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। पहला तरीका तो ये है, मतलब आप डेप्रिसिएशन चाहे किसी भी मेथड से कैलकुलेट करो, अगर आप उसको फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में से घटा करके दिखा रहे हो तो हम ये मानेंगे कि आपने अलग से कोई ऐसा अकाउंट मेंटेन नहीं कर रखा है जहां पर सारी की सारी प्रोविजन, मतलब जो डेप्रिसिएशन की प्रोविजन है, अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके जरिए, वो सारी की सारी इकट्ठी आप कर नहीं रहे हैं, मतलब असेस में से घटा के दिखा रहे हैं। क्योंकि आपने फाउंडेशन पढ़ा है थोड़ा सा, इसलिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, और मैं जब बात करूंगा तो मैं बिल्कुल जीरो से बात करूंगा। आइए नंबर 2, दूसरा मेथड क्या है जी, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है ना मेंटेन किया जाता है, यस मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन किया जाता है और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आइए जरा चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत छोटे से सिंपल से बेस से। तो बुक को रख देते हैं साइड और बिल्कुल पहले आएंगे मेरे एग्जांपल पे। शुरू करें, आइए जरा। सबसे पहला थ्योरी का क्वेश्चन। हाँ जी, तो नेक्स्ट पेज पे आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं बेटे, ये थ्योरी हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरी है। पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पार्ट नंबर 1 थ्योरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी आपका थ्योरी का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भाई डेप्रिसिएशन कहते किसे हैं। अब सुनिए मेरी बात बेटे, असेट्स की, क्या कहा मैंने, असेट्स की वैल्यू, फिक्स असेट्स की वैल्यू, जो टेंजिबल फिक्स असेट्स है, हाँ जी, जो टेंजिबल फिक्स असेट्स है उसकी वैल्यू अगर किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से अगर वो गिर जाएगी तो वैल्यू का लॉस होना क्या कहलाता है बेटे, डेप्रिसिएशन कहलाता है सबसे पहले तो। ठीक है, लिखिए जरा, लिखिए, इसी बात को लिखना है हमें, क्या, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ब्रैकेट में लिखना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई बोलते हैं शॉर्ट में। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू एनी रीजन
ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बेटे वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन। भाई असेट्स की वैल्यू का गिर जाना, क्या किसी भी कारण से गिरे, वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। आइए बेटे, काफी सारे कारण हो सकते हैं। आप सब लोगों ने हालांकि फाउंडेशन में काफी पढ़ा होगा, आप सब लोगों ने वैसे तो काफी कुछ पढ़ा होगा फाउंडेशन में, स्टिल फिर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा से बात करनी है। कॉजेज, बेटे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या हो सकते हैं? क्या कहा मैंने? कॉजेज, किन किन कारणों से डेप्रिसिएशन लग सकता है जी? किन क्या क्या कारण हमारे हो सकते हैं जिनसे डेप्रिसिएशन लगता है जी? अब यहां पर बेटे क्या है, सबसे पहला रीजन हमारे सामने आता है। सबसे पहला रीजन हमारे सामने क्या आता है जी? कि भाई असेट्स को बढ़िया तरह से यूज कर रहे थे, असेट्स को अच्छे से यूज कर रहे थे। तो सबसे पहला कारण तो हमारे सामने आता है बेटे, यूज ऑफ असेट्स, यूज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ब्रैकेट में लिखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। भाई उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, मतलब उस टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स को हम लोग जब यूज कर रहे थे तो वो असेट्स तो घिसती जाएगी, उसकी वैल्यू तो मतलब भाई गिरनी जाएगी ना। क्यों? क्योंकि भाई पुरानी जो असेट्स होती जाएगी यूज होने की वजह से, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू का लॉस होगा। और वो क्या है, सबसे मुख्य कारण जो क्या है, असेट्स का यूज होना, यूज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आइए जरा, जैसे मैं ये कैमरा है, ये कंप्यूटर है, ये एक इक्विपमेंट है जिससे मैं पढ़ाता हूं। अगर मैं इससे खूब दिन रात पढ़ाऊंगा जैसा कि हो रहा है, तो बताओ बेटे, ये जो लाख रुपए का विजुअलाइजर है, क्या ये जो मैंने 1 साल पहले लिया था कोरोना के टाइम पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस काफी चल रही थी, तो क्या ये आज भी 1 लाख रुपए का बिक सकता है अगर मैं किसी को बेचूंगा? मतलब ही नहीं बैठता। ये असेट्स जो है इसकी वैल्यू गिर चुकी है। क्यों गिर चुकी है? क्योंकि मैंने इसको बहुत यूज किया है। सर अगर आप नहीं यूज करते, ठीक है, और वो उसको उठा के रख देते और इस विजुअलाइजर की दिन रात पूजा करते, जय विजुअलाइजर देवा, ओ जय विजुअलाइजर देवा, तुमको निषिद्ध निध्याऊं, तो सर क्या इसकी वैल्यू नहीं गिरती? नहीं बेटे, तब भी वैल्यू गिरती। यानी कि ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, पासेज ऑफ टाइम, अगर भाई टाइम बीतता गया, अगर टाइम बीतता जाता है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो असेट्स पुरानी कहलाती है ना। वो असेट्स क्या कहलाएगी? पुरानी। चाहे आप उसे यूज मत करो, तो वो असेट जो है बेटा उतने की नहीं बिक सकती है जितने की आपकी आज स्टार्टिंग में जो नई असेट्स थी। क्या मतलब सर? आप एक गाड़ी को खरीद के लेके आए शोरूम से, ठीक है, आप एक गाड़ी को खरीद के लेके आए शोरूम से जो 5 लाख रुपए की थी, आप उसको उठा करके आपने घर पे रख दिया, आपने बिल्कुल नहीं चलाई, वैसी की वैसी बस उस पर कवर और ढक दिया, बस नजर ना लगे, रोज पूजा करते हैं उसकी, जय गाड़ी देवा। बस बेटे बस आपने सोचा 1 साल बाद आपने कहा कि भाई अब तो नई गाड़ी आ गई, हम तो ना बड़ी वाली गाड़ी लेंगे, तो आप उसको बेचना चाहते हैं। आपने किसी से पूछा कि भाई हम इसको गाड़ी को ना बेचना चाहते हैं, 5 लाख रुपए में खरीदी थी, हम 5 लाख रुपए में देना चाहते हैं क्योंकि हमने यूज ही नहीं की। बेटे जितनी पुरानी चीजें होती जाएंगी, चाहे आप उसे यूज करें ना करें, उसकी वजह से भी आपकी एसेट्स की वैल्यू घटती है। तो ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम। आइए जरा नंबर 3, क्या ये, इसको हम बोलेंगे ऑब्सोलेट हो जाना, ऑब्सोलेशन। एक होता है आइसोलेशन, एक होता है ऑब्सोलेशन। ऑब्सोलेट हो जाना, एक जैसे अभी मैं आज जो इस पे क्लास कर रहा हूं विजुअलाइजर पर, तो ये आज का जो जमाना है वो अब ये जमाना नहीं है जिस पर मैं क्लास ले रहा हूँ। आज तो थोड़ा सा क्या है कि टेक्निकली अभी थोड़ा सा वो इक्विपमेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस पर क्लास ले ली। तो ये आज बच्चा क्या करता है, डिजिटल स्क्रीन देखना चाहता है, उसको लगता है कि सर इसकी जगह से वो डिजिटल वाली स्क्रीन जो आप पिछली क्लास तक यूज कर रहे थे, पिछले से पिछली क्लास तक, वो बड़ी अच्छी लगती है। तो आज बच्चा उस चीज को प्रेफर करता है। ऐसे ही बेटे यहाँ पर जैसे जैसे असेट्स की टेक्नोलॉजी एडवांस बढ़ती जाती है, तो पुराने वाली असेट्स, पुराने वाली फिक्स असेट्स
एज कंपेयर टू न्यू फिक्स एसेट्स वो ऑब्सोलेट होती चली जाती है। इसका मतलब क्या? मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया, आइए मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर कोई बच्चा कंप्यूटर खरीदता है, उसने खरीदा जी एक प्रोसेसर है बड़ा अच्छा i7, आज की डेट में i7 बड़ा अच्छा माना जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। थोड़े टाइम के बाद में क्या होगा पता नहीं, जैसे i1 i2 i3 i4 वगैरह आते रहे होंगे, i7 के बाद में आगे i12 i13 i20 भी आएगा, है ना, 2020 नहीं i20 भी आएगा। ऐसे ही बेटे बढ़ती चले जाएंगी इनकी सीरीज। जो सबसे लेटेस्ट सीरीज होगी वो सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली होगी, हाई स्पीड होगी। तो बेटे अगर मैं देखूं 1 लाख रुपए में अगर कोई कंप्यूटर खरीदा जो आज की डेट में i7 है, 1 साल के बाद में मे बी कि उसी 1 लाख रुपए में i20 मिल रहा हो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट हमारी उतनी ही मेंटेन करने के उसमें, है ना। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब पुराने वाला कंप्यूटर खरीदा था क्या वो 1 लाख का बिक सकता है? नहीं, उसकी वैल्यू घट जाएगी ना। अगर 1 लाख में ही मुझे i20 मिलेगा तो मैं 1 लाख में i7 क्यों लूंगा? इसका मतलब अगर मैंने कोई एसेस खरीदी है जो ओल्ड टेक्नोलॉजी की है, तो नई टेक्नोलॉजी आने पर वो पुराने वाले एसेस की वैल्यू ऑब्सोलेट हो जाएगी, क्योंकि ऑब्सोलेट हो चुकी है, उसकी वैल्यू गिर जाएगी। नेक्स्ट, और क्या कारण हो सकते हैं जी? और क्या कारण हो सकते हैं जी? थोड़ा थ्योरी का क्वेश्चन है तो हम इसमें बात करते हैं। नंबर 4, वियर एंड टीयर। लो जी, वियर एंड टीयर। भाई अगर मान लिया हमने किसी असेट्स की अच्छे से सर्विस नहीं कराई, उसका अच्छे से रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं कराया, तो उसकी वैल्यू जल्दी गिरेगी। तो ये भी एक कारण होता है। तो बेटे कुल मिलाकर बात है ये कि भाई ये हमारे असेट्स की वैल्यू के गिरने के कई सारे कारण हैं। अच्छा, इसी चीज को हमारा स्टडी मेट क्या करता है, अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर देता है। कभी बोलता है कि भाई ये एक्सटर्नल रीजन है, कभी बोलेगा इंटरनल रीजन है, वगैरह वगैरह। इन्हीं सब चीजों को क्लासिफाई किया जाता है। आइए मैं चलता हूं अब अकाउंटिंग की तरफ। न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। अब हम कहां पे हैं बेटा? न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकली हमने सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन की। छोटी सी बात कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन, बेटे कैलकुलेशन में हेडिंग डालिए पार्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग डालिए पार्ट नंबर 2 न्यूमेरिकल्स। और इसमें भी सबसे पहला क्या, सबसे पहले क्या, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटे डेप्रिसिएशन की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें काफी सारे मेथड हैं, कई सारे तरीके से असेट्स की वैल्यू का गिरना कैलकुलेट किया जाता है। किस साल में कितनी गिरी असेट्स, उसकी वैल्यू। तो ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटे? अलग अलग मेथड होते हैं इसके, ठीक है ना। अब उनमें से पहला मेथड हम लोग बात करते हैं जिसका हमने यहाँ पे नाम लिखा था SLM, है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। यस, सबसे पहले बेटा नाम डालो यहाँ पे SLM मेथड। जब भाई स्ट्रेट लाइन मेथड, वैसे तो SLM लिखना ही काफी होता है, मेथड को अलग से नहीं लिखता, लेकिन कई लोग ना इसको बोलते रहते हैं भाई, जबकि SLM में M जुड़ा हुआ है तो मेथड तो वहीं पे कवर हो जाता है, पर कई लोग टेंडेंसी में बोलते हैं SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। आइए जरा इसकी फुल फॉर्म लिखो जल्दी से सारे बच्चे। इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ये क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड है। यहां पर ईच ईयर डेप्रिशिएबल, एक बार लिख लो, अभी समझाता हूं फिर क्वेश्चन कराता हूं। डेप्रिशिएबल पहले लिखेंगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ईच ईयर डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स is amortized
amortize over the effective life of assets in equal amount at each period। बेटे किसी असेट्स की लाइफ, हम एक एज्यूम करके चलते हैं, इस एग्जांपल में बात करते हैं, एक एग्जांपल के जरिए हम अपनी बात को समझेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बच्चा डायरेक्ट एंट्री से है तो भाई देखो, उसने अगर कॉमर्स नहीं भी पढ़ी है तो मैं तो सारा बेसिक से लेके चल रहा हूं यहाँ पर, बिल्कुल जीरो से। तो वो ध्यान रखे बच्चा कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, लेकिन तरीके से क्लास को करे। आइए जरा एक एग्जांपल लेते हैं जी, अभी समझाऊंगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 लिखिए। कोई फिक्स एसेट्स ले लेते हैं, जैसे बताओ अक्सर हम लोग फिक्स एसेट्स कौन सी यूज कर रहे होते हैं? हम फिक्स एसेट्स कौन सी यूज कर रहे होते हैं? फिक्स एसेट्स तो समझते हो ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। एक ऐसी एसेट्स बिजनेस की फिक्स एसेट्स कहलाती है जो 1 साल से ज्यादा तक उसको बेनिफिट देगी रेवेन्यू जनरेशन में। ठीक है, अभी के लिए इतने बात कर लेते हैं ताकि हम लोग जल्दी से करें। आइए जरा बेटा, एक फिक्स एसेट्स है, एक फिक्स्ड एसेट्स है जिसका नाम कोई भी रख लेते हैं, मान लिया फर्नीचर है, लेट्स सपोज फर्नीचर है, किसी क्वेश्चन में कोई और नाम होगा, ठीक है जी। और उसकी कॉस्ट है, मान लिया उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए। उस फिक्स एसेट्स को खरीदा गया बेटे 1 लाख रुपए, मान लिया सोफा लिया है, सोफा सेट वगैरह, 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। और हमें पता है एस्टिमेट कर रहे हैं, क्या एस्टिमेट कर रहे हैं? अंदाजा लगा रहे हैं। क्या अंदाजा लगा रहे हैं भाई? हम यहाँ पे अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई ये जो फिक्स एसेट्स है ना, हाँ जी, ये लगभग लगभग अंदाजन अगले 10 साल तक ये सोफा सेट ऐसे यूज होगा। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर एस्टिमेट हमने किया, एस्टिमेटेड इफेक्टिव यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, लाइफ ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल टू 10 ईयर्स। भाई एक फिक्स एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, और उस फिक्स एसेट की एस्टिमेटेड इफेक्टिव यूजफुल लाइफ जो है वो ये है कि भाई 10 साल के आसपास तक वो यूज होता रहेगा। अच्छा, तो मतलब एक एस्टिमेटेड, बेटे बताओ हम किसी भी एसेट्स के लिए एक्चुअल लाइफ बता सकते हैं क्या? भाई किसी का सोफा 10 साल चलता है, किसी का सोफा 5 साल चलता है, डिपेंड करता है कि उसमें किस तरह को वो यूज कर रहे हैं। किसी के यहाँ मेहमान ज्यादा आते होंगे, किसी के यहाँ बच्चे शैतान होंगे, तो वो उनका सोफा जल्दी खराब हो जाएगा। और जिसके यहाँ पर कम थोड़ा सा आना जाना है, तो उस जगह पर कम यूज है मतलब सोफे का, तो वहां पर क्या होगा, सोफा थोड़ा सा और लंबे टाइम तक यूज होगा, है ना। तो ये हम सिर्फ एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर नॉर्मल तरीके से असेट्स को यूज किया जाए, फिक्सेस को यूज किया जाए, तो भाई वो अगले 10 साल तक इफेक्टिवली यूज होगा। मे बी कि उसके बाद भी सोफा बचा रहे लेकिन वो इफेक्टिवली यूजेबल ना, उस पर कोई बैठे फटाक से गिर जाए, है ना। तो कहने का मतलब इफेक्टिव यूज हमारे लिए मैटर करता है। आइए जी, 1 लाख का खरीदा और अगले 10 साल तक इफेक्टिव यूजफुल है। आइए जरा 10 साल के बाद बिक जाएगा क्या ये कबाड़े वबाड़े में? हाँ सर, क्यों नहीं बिक जाएगा सर, बताओ कितने का? 1-1.5 रुपए का रिकवरी मान लू, चलो 2000 मान लेता हूं। क्या सर? एस्टिमेट कर रहे हैं, ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं, बेटे मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो है, फर्नीचर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू हमने मानी कि कितने के आसपास की होगी? एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ 10 ईयर, जब 10th ईयर खत्म हो जाएगा, मतलब हमने अभी मानी कि फिक्स एसेट्स की कॉस्ट है 1 लाख, हमने अभी माना कि लगभग 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है। अब हम मान रहे हैं क्या कि अंदाजा है कि 10 साल के बाद में ये सोफा कितने रुपए में बिक जाएगा कबाड़ी में, स्क्रैप वैल्यू में। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू फर्नीचर एट द एंड ऑफ 10 ईयर इज ₹2000। मान लिया बेटे 2000 रुपए में बिक जाएगा। और क्वेश्चन हमसे ये कहता है क्या? कैलकुलेट, क्या कहा? कैलकुलेट
डेप्रिसिएशन, क्या कहा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिए, डेप्रिसिएशन एज पर SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? आइए अब ऐसे केस में कैसे होगा जी डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। आइए जी, स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है, देखिए जरा पढ़िए ध्यान से, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि भाई देखो, जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है ना, डेप्रिशिएबल अमाउंट, हाँ जी, फिक्स एसेट्स की डेप्रिशिएबल अमाउंट, उसको बांट दो, अमोर्टाइज कर दो, किसमें, ओवर इफेक्टिव लाइफ, ओवर इफेक्टिव लाइफ ऑफ असेट्स, ठीक है, इन इक्वल मैनर, ठीक है जी। तो हर साल का डेप्रिसिएशन हमारा निकल जाएगा। आइए, डेप्रिशिएबल अमाउंट किसको कहते हैं, आइए जरा बेटे, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट की वो वाला पार्ट, फिक्स एसेट्स की कॉस्ट का वो वाला पार्ट जो ओवरऑल लाइफ के दौरान, इफेक्टिव यूजफुल लाइफ के दौरान घटेगा, जिसके लिए हमें इंतजाम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट में से हर साल हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स अमाउंट जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी उतनी अमाउंट हम लोग प्रॉफिट से उठा करके रख दिया करेंगे। क्योंकि एक टाइम ये होगा कि जब वो असेट्स खत्म हो जाएगी, हमें वो फिक्स एसेट्स फिर से चाहिएगी, और हमें उस असेट्स की लाइफ के दौरान ही वो पैसा हमें उतने अमाउंट तक हर साल इकट्ठा कर लेना चाहिए जितना जितना हमारा वो हर साल घट रहा है, ठीक है। आइए जरा, तो वो कितना घट रहा है, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए पहला मेथड कहता है स्ट्रेट लाइन मेथड, वो ये कहता है कि ओवर द लाइफ आप मान लो बराबर बराबर घट रहा है। आइए एक बात लिखते हैं, आइए जरा आंसर लिखिए फटाफट से, हेडिंग डालिए आंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई क्या डेप्रिशिएबल अमाउंट किसको कहते हैं। नंबर एक बात, डेप्रिशिएबल अमाउंट किसको कहते हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना जरूरी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या मतलब, अरे भाई जो कॉस्ट है, कॉस्ट, हाँ जी, उसमें से अगर आप स्क्रैप वैल्यू घटा दो, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, तो पता चल जाएगा कि कितने रुपए का नुकसान होने वाला है। क्या मतलब सर, बेटे इस एग्जांपल में आप देखोगे तो हमारी कॉस्ट कितने की थी, हमारी कॉस्ट थी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 1,00,000 रुपए की, और हमारी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स है, वो है जी हमारी कितने की, 2,000 रुपए की, एज पर दिस एग्जांपल। इसका मतलब ओवर द लाइफ ऑफ फिक्स असेट्स जो असेट्स की वैल्यू घटेगी, घटने वाली है, जो असेट्स की वैल्यू घटने वाली है। सर घटने वाली है क्यों बोल रहे हो, क्योंकि बेटे हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेट कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो पहले साल में हम क्या मानेंगे, कितनी एसेट्स घटी, क्योंकि बेटे देखो किसी को चोट लगती है, जिसके अंदर जीवन होता है वो तो बता भी देगा कि भाई इतनी चोट लग गई मेरे को, लेकिन फिक्स एसेट्स कितनी घिस गई है वो तो बता नहीं सकती। तो हमें तो वहां पर क्या करना हो, एक प्रूडेंस बेस पर एक एक्स अमाउंट हमें कैलकुलेट करने का एक मेथड चाहिए। सबसे पहला मेथड है डेप्रिसिएशन। वो बताता है क्या कि ये है जी 98,000 जो ओवरऑल लाइफ के दौरान डेप्रिशिएबल होगा, जिसका इंतजाम करना होगा, क्योंकि 2,000 रुपए तो 10 साल के बाद में मिल भी जाएंगे, लेकिन 98,000 रुपए की फिक्स एसेट्स हमारी कम हो जाएगी, तो वो वापस नहीं आएगी, जिसको हमें प्रॉफिट में से इकट्ठा करना है। जब 10 साल के एंड में आपको फिक्स एसेट्स दोबारा से चाहिएगी, ताकि आप प्रोडक्शन अपना मशीनरी का सब चीजें जो भी हम फिक्स एसेट्स का यूज कर रहे हैं वो चाहिए, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस केस में बेटे 2,000 रुपए तो हमें तभी मिल जाएंगे स्क्रैप वैल्यू से, लेकिन जो 98,000 है जो ओवर द लाइफ ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स निकल जाएगा, यूज होके वो असेट्स की वैल्यू गिर जाएगी, चली जाएगी वो वैल्यू, कि वो पैसा तो आपको खुद इकट्ठा करना पड़ेगा। इसी का नाम है बेटे डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब इसको करेंगे किसके दौरान, बेटा जो भी हमारी एस्टिमेटेड इफेक्टिव यूजफुल लाइफ है, वो कितनी है बताओ बेटे, 10 ईयर्स। हमने ये अंदाजा लगाया कि भाई 10 साल की इफेक्टिव यूजफुल लाइफ है। तो बताओ बेटे डेप्रिसिएशन, क्या कहा मैंने, डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना होगा बेटा, बेटे 98,000 को 10 साल में आप डेप्रिशिएट करोगे तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 9,800 रुपीज
पर ईयर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो आपके ईयर्स हैं 1 2 3 4 5 6, अभी दिखाऊंगा मैं स्क्रीन पर, 7 8 9 10, ये 10 ईयर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे बताओ बताओ हर साल का डेप्रिसिएशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे हर साल का डेप्रिसिएशन? लेकिन ध्यान रखना, ये एक्चुअल डेप्रिसिएशन नहीं, ये एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन होता है। क्यों? क्योंकि अभी 10 साल खत्म थोड़ा ना हुए, हम पहले साल में खड़े हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है एनुअली हर साल वो कितने का डेप्रिसिएशन है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है हर साल बराबर बराबर बांट दो, ये मान के कि हर साल असेस एक जैसी यूज हो रही है। ऐसा नहीं है कि किसी साल में ज्यादा किसी साल में कम। जैसे आप देखोगे ये इक्विपमेंट ऑनलाइन क्लास में ज्यादा यूज हुआ, फेस टू फेस में व्हाइट बोर्ड था, वो वहां से पढ़ा लेते थे, तो वो उस टाइम पर ये एसएस यूज नहीं हो रही होती ना। तो ध्यान से, तो ये लेकिन ये एसएलएम ऐसा नहीं मानता। एसएलएम तो कहता है कि भाई सारे आपके इक्विपमेंट बराबर बराबर यूज हो रहे हैं, वो ये मान करके डेप्रिसिएशन करता है। तो इसका मतलब ये वाला जो मेथड है ये हमारा हर साल डेप्रिसिएशन कितना निकलवाएगा, 9800 9800 9800 9800 9800, है ना। तो अगर कोई से भी ईयर का मुझसे डेप्रिसिएशन पूछे तो मैं तुरंत बता दूंगा। तो देखा जाए तो बेटे 10 साल में 9800 के हिसाब से कितने रुपए डेप्रिशिएट हो गए, देखा जाए तो 98,000। अब 98,000 की मैं बात करूं तो देखा जाए तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस से इतने रुपए की अमाउंट हर साल में उठा करके पीएनएल से निकालता रहूंगा, ताकि 10वें साल के एंड में मेरे पास इकट्ठे हो जाएं। कितने इकट्ठे हो जाएं? 98,000 रुपए। सर लेकिन असेस तो 1 लाख रुपए की थी। बेटे 2,000 रुपए तो मेरे को वो स्क्रैप में बेच करके जो ढांचा बच जाएगा फिक्स एसेट्स का वो बेच करके मिल जाएंगे, और मेरे पास में फिर से 1 लाख होंगे, और 1 लाख रुपए के मैं फिर से फिक्स एसेट्स खरीदूंगा। तो आइए बेटा जी जरा यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूं कि हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोगों ने ये चीजें ली। ठीक है जी, उम्मीद है यहां तक आपको पूरी तरह ओके है। क्या मैं मानूं यहां तक सब ओके है? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं स्क्रीन पे, हो सकता है कोई बच्चा नोट कर रहा हो, जल्दी से नोट कीजिए। हो गया? फटाफट से एक क्वेश्चन निकालेंगे जल्दी से, अगर ये हो गया है समझ में आ गया तो। देखिए कौन बच्चा निकालेगा। लिखिए फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 2। क्या लिखोगे बेटे? एग्जाम्पल नंबर 2। बेटे कॉस्ट है कितने की फिक्स एसेट्स की? 5 लाख की। और स्क्रैप वैल्यू जो है वो है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वो है बेटे 10,000 रुपए की। और ये बेटे एस्टिमेटेड होती है, ध्यान रखना। और एस्टिमेटेड लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ, वो है बेटे 10 ईयर्स की। तो मुझे बताओ जल्दी से हर साल का ईच ईयर का डेप्रिसिएशन कितना। मैं एक बार फुल स्क्रीन कर रहा हूं आपको, कौन सबसे पहले निकालेगा जी? देखते हैं देखते हैं।
बेटा निकाल लिया होगा। चलिए आइए मेरे साथ साथ कीजिए चेक करो लिखो बेटा आंसर। डेप्रिसिएशन पहले तो निकालेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट। एग्जाम में जरूरी नहीं डेप्रिसिएशन ही पूछे, डेप्रिशिएबल अमाउंट भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है भाई? भाई कोस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। बेटे कोस्ट कितने की बोलो? 5 लाख। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितने की है बेटा? 10,000। ये होगी हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट। बेटा यूजफुल लाइफ कितनी है? यूजफुल लाइफ वो तो बेटा है 10 इयर्स। बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर एज पर SLM स्ट्रेट लाइन मेथड कितना हुआ बाबू? भाई जो डेप्रिशिएबल अमाउंट आई 4,90,000 4,90,000। इसको हमने डिवाइड किया किससे? इफेक्टिव यूजफुल लाइफ से, 10 इयर्स। तो बेटा कितना आ गया हर साल का? 49,000 पर एनम। आइए एक छोटा सा एग्जांपल और करते हैं जल्दी से तो मतलब इसको अगर मैं बात करूं कि हर साल P&L से पहले इसको बात पूरी करते हैं। जैसे ईयर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर साल P&L से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितने रुपए का इंतजाम हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए करेंगे? मतलब फिक्स एसेट्स हमारी कितने रुपए से डाउन जाएगी? किसी भी तरह से आप बात कर लो कि हर साल स्ट्रेट एक ही अमाउंट हमारी आती रहेगी, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। प्लीज बेटे ऐसे ही नोट करना। आइए एक और एग्जांपल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 बेटा कॉस्ट है 50,000 रुपए की। ध्यान रखना कॉस्ट हमें हमेशा एक्चुअल पता होती है क्योंकि वो तो आज खर्च हो चुकी होती है, फिक्स से तो खरीद चुके होते हैं ना हम लोग। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू वो है मान लिया 5,000 रुपए। ये कब होगी बेटे? एट द एंड ऑफ लाइफ। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो है मान लिया 5 इयर्स। कितने बेटा? 5 इयर्स। तो ऐसे केस में क्वेश्चन आपसे चाहता है कि फाइंड आउट डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर। बेटा आपकी बार क्या हुआ? उसने क्या पूछा आपसे? थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन बताओ जी। आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी घुमा के पूछ सकता है। थर्ड ईयर का बताओ जी। ऐसा लगेगा कुछ स्पेशल बात पूछ लियो। कौन बताएगा? जो करो फटाफट। लो जी देखो बेटे आंसर। बेटे यहां पे ये लिख लेना फाइंड आउट द डेप्रिसिएशन ऑफ थर्ड ईयर एज पर SLM एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटे ध्यान रखना क्वेश्चन हमें बताएगा हमेशा, ठीक है। आइए तो लो बेटा सबसे पहले तो हमने क्या किया? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड बन गई हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट। कितना हुआ बेटा? जल्दी से आओ भाई। 50,000 माइनस 5,000 की स्क्रैप वैल्यू तो बन गई कितनी? 45,000 रुपए की बात। ये हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट है। अब डेप्रिसिएशन
एनुअली, हर साल, क्योंकि बराबर बराबर होगा तो इसलिए मैंने लिखा एनुअली। तो लो भाई 45,000 को आप डिवाइड करोगे कितने इफेक्टिव यूजफुल लाइफ से, है ना भाई। डेप्रिशिएबल अमाउंट को आप डिवाइड किससे करते हो बताओ, इफेक्टिव यूजफुल लाइफ से। तो और इफेक्टिव यूजफुल लाइफ यहाँ पे कितने की है, 5 साल की। तो देखा जाए तो हर साल कितने का डेप्रिशिएशन आ रहा है, 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज ईच ईयर का डेप्रिशिएशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटे थर्ड ईयर का डेप्रिशिएशन क्या है, तो बेटे थर्ड ईयर का भी तो डेप्रिशिएशन, क्योंकि हर साल का डेप्रिशिएशन बराबर बराबर है, इसलिए थर्ड ईयर का डेप्रिशिएशन भी 9,000 रुपए होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 जल्दी से लिखिए। ध्यान रखना एग्जाम में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं ABCD कुछ करके, और वहां पर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें इसी तरह से कि कुछ टेक्निक्स कॉन्सेप्चुअली आपसे पूछ लेते हैं कि देखें बच्चा जानता है क्या। आपसे पूछेगा अगली बात क्या, फाइंड आउट, नहीं क्या, इफ सेम एग्जाम्पल नंबर 3, अगर भाई सेम एग्जाम्पल नंबर 3 है और आपसे पूछ क्या रहा है फाइंड आउट बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स एट ईच ईयर एंड, आपसे हर साल के एंड में कितने रुपए की बुक वैल्यू ये पूछ रहा है। आपने फाउंडेशन पढ़ा होगा, मैं आपको गिनती के 1 मिनट का टाइम दूं क्या, नहीं सर, चलो अच्छा करते हैं बेटा। इसमें क्या है देखो आंसर, बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फिक्स असेट्स है, हाँ जी फिक्स असेट्स की हमारी कॉस्ट कितने की है। बेटे मैं अभी अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा, सिर्फ कैलकुलेशंस जो हमारे से क्वेश्चन करवाता है। हमारी कॉस्ट है ये हमारा क्या, ईयर फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में जो कॉस्ट है बेटे, वो कॉस्ट कितने की है बाबू, कॉस्ट है जी 50,000 की। और फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगा, फर्स्ट ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगा, बताओ हर साल तो 9,000 लग रहा है ना, 9,000 स्ट्रेट लाइन मेथड में, हाँ सर। जब 9,000 डेप्रिसिएशन लगेगा तो बेटे बताओ बुक वैल्यू कितनी होगी एट ईयर एंड, एट ईयर एंड मैंने बोला, यानी कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर के सामने लिखूंगा तो फर्स्ट ईयर के एंड की बुक वैल्यू आ जाएगी। बताओ कितने की होगी बोलो, 45,000, 45,000। नेक्स्ट नंबर 2, ईयर नंबर सेकंड, ये फर्स्ट ईयर था ये सेकंड ईयर है बेटे। सेकंड ईयर में हमारे पास में ओपनिंग बुक वैल्यू कितने की है, ओपनिंग बुक वैल्यू कितने की, पहले हमने क्या देखी कॉस्ट, अब हमारे पास क्या बेटे ओपनिंग बुक वैल्यू। बेटे ये जो पिछले साल की क्लोजिंग थी यही हमारी नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग है, यानी बेटे 45,000। और सेकंड ईयर में जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, क्योंकि SLM है तो इसलिए सेम अमाउंट आएगी, अगर वहां पर मेथड कोई चेंज हुआ तो कोई और अमाउंट आ रही होगी। फिलहाल यहां पर क्या है जी 9,000, तो कितना बचा बोलो, 36,000, सही कह रहा हूं ना। ओहो बेटा ऑडियो वीडियो चलिए यहां तक ओके है। आइए जी इसके बाद की बात कर लेते हैं, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। बेटा ओपनिंग बुक्स वैल्यू कितनी है, ओपनिंग बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू हो गई जो पिछले साल की क्लोजिंग थी वो इस साल की ओपनिंग है जी 36,000। बेटे थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा बाबू, 9,000। तो थर्ड ईयर का जब डेप्रिसिएशन लगा तो थर्ड ईयर के एंड में कितने की वैल्यू बची, 36 में से 9 घटा दो सर। मैंने कहा लो भाई तुमने बोला मैंने घटा दिया, 27,000। फोर्थ ईयर की मैं बात करूं बेटा, फोर्थ ईयर में बेटे ओपनिंग WDV हमारी कितनी है बेटा, 27,000। इसमें से बेटे डेप्रिसिएशन घटाओ। फिर अब ये ध्यान रखना अभी स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए यहाँ पर एक ही लाइन पर स्ट्रेट लाइन एक ही जैसी डेप्रिसिएशन आ रही है। जब मेथड चेंज होंगी तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट डिफर होगी, लेकिन बुक वैल्यू निकालने का यही तरीका रहेगा, ठीक है ना, हर साल का, ठीक है। 9,000 हमने रिड्यूस किया तो 27 माइनस 9 कितना हो गया जी, 18,000। फिर बेटे फिफ्थ ईयर के एंड में, सॉरी फिफ्थ ईयर के ओपनिंग बुक, ओपनिंग WDV बोल रहा हूं मैं सर, आप तो बुक वैल्यू बोल रहे थे, अब WDV, हाँ बेटे इस वैल्यू को, बुक वैल्यू जो ईयर एंड पर हम देखेंगे वो राइट डाउन की गई है, थोड़ी सी घटा दी गई है।
इसीलिए इसका एक और नाम होता है WDV। एक होता है WDV मेथड, एक होता है WDV, दोनों में फर्क है। WDV मेथड मतलब डेप्रिसिएशन का एक अलग मेथड है। WDV का मतलब क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू, बुक्स में वैल्यू कितनी बच गई है राइट डाउन होने के बाद, घटने के बाद, डेप्रिशिएट होने के बाद, मतलब डाउन होने के बाद, ठीक है। तो मैं इसको ओपनिंग WDV बोलूं या ओपनिंग बुक वैल्यू बोलूं, बात एक है। तो यहाँ पे बेटे ओपनिंग में कितना है बाबू, 18,000। फिर बेटे इसमें से डेप्रिसिएशन हुआ हमारा कितना बेटा, 9,000। तो कितने की बुक वैल्यू बच गई बेटे ईयर एंड पर, 9,000। ठीक है जी। ठीक है, ये कितनी बात होगी, 50,000 माइनस 5 कितना हो गया, 45, 5 नहीं 45, 9 पंजे 45, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई, देखे जरा। 50,000 माइनस 9,000 बच गया कितना, अरे यहाँ पर गलती है, यहाँ पर बेटे 41,000 आना चाहिए ना बाबू। हाँ, तो ये 41,000 यहाँ ओपनिंग है, और 41,000 में से गए जी 9,000, कितना बच गया, 32,000। और बेटा 32,000 में से हमने घटा दिए कितने, 9,000। एक बार करेक्शन कर लेना, वैसे तो आपने जो बच्चे देख रहे होंगे अभी बैकअप में, उनको पता ही होगा क्योंकि उन्होंने तो साथ साथ देख लिया होगा सही। हाँ जी, 27 माइनस 23 माइनस 9,000 कितना हो गया बेटे, 14,000। और 14,000 में से गया 9,000, क्या कहा मैंने, 14,000 में से गया 9,000, तो कितना बच गया, 5,000। यहां तक ओके है। सर आपको कैसे पता चला गलत हुआ, क्योंकि बेटे जो अंत में लास्ट में जो वैल्यू बचेगी वो उसी के बराबर बचेगी जो हमारी बुक्स में वैल्यू है। ठीक है, प्लीज आप इसको एक बार नोट करो। हो गया होगा बेटा नोट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जी, दूसरा एग्जांपल नंबर 5। बेटे धीरे धीरे अब हम अकाउंटिंग पे चलने वाले हैं, चिंता मत करो। इधर एग्जांपल नंबर 5 करो जी सबसे पहले, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 4 हो गया, एग्जांपल नंबर 5। लो बेटे, एक फिक्स असेट्स है और उस बेटा उस फिक्स असेट्स की जो कॉस्ट है बेटे 60,000। कंप्यूटर लिया होगा, छोटा था कंप्यूटर, डेस्कटॉप ले लिया होगा। चलिए जी, एस्टिमेटेड बताओ बेटे, कंप्यूटर कितना लगभग यूज हो जाता होगा, एस्टिमेटेड सर 5 साल मान के चलो यूजफुल लाइफ, अगर ढंग से यूज करेंगे तो फिर तो सर निपटा दो जल्दी जल्दी 3 साल तक। चलो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है हमने माना, इफेक्टिवली यूजफुल लाइफ वो माना हमने भाई 4 साल मान लेते, चलो ना तुम्हारी ना मेरी। और 4 साल के बाद में 4th ईयर के एंड में एस्टिमेटेड जो स्क्रैप वैल्यू है मान लिया, और वो ले लेते हैं जी मान लिया 10,000 रुपए, 10,000 में बिक जाएगा। अब ऐसे केस में क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ईच ईयर डेप्रिसिएशन एंड WDV बोल दो, या फिर बुक वैल्यू एट ईयर एंड बोल दो, है ना। ठीक है बेटे, क्या मैं आपको मौका दूं, पहले सब बच्चे फटाफट से पहले निकालेंगे जी, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है, जो बच्चे लाइव में हैं अभी और जो बैकअप में देख रहे होंगे वो भी, पूरा टाइम दूंगा, गिनती के 2 मिनट में आपको देता हूं। टाइम हुआ है 3:40, मैं 3:42 पे करेक्ट शुरू हो जाऊंगा, आपको मौका देना, जो फटाफट निकालो।
हाँ जी, 3:42 हो गए, 2 मिनट हो गए। आइए जी, अब मेरे साथ साथ कीजिए फटाफट से। देखो बेटे आंसर, बेटा ध्यान रखना, हमें हर साल की डेप्रिसिएशन की अमाउंट और बुक वैल्यू निकालनी है। ईयर नंबर 1, 2, 3, 4। ओपनिंग बुक वैल्यू कितने की है भाई? डेप्रिसिएशन कितना है, मतलब साल के बिगिनिंग में असेस कितने की थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितने का लगा, और बेटा जी ईयर एंड पर, ईयर एंड पर एक काम कर, इसको नेक्स्ट पेज पे करो क्या? हाँ सर नेक्स्ट पेज पे करो, थोड़ा साफ साफ हो जाएगा, स्केल से करते हैं। लो जी, भाई ये है हमारा कॉलम ईयर वाला, ईयर्स। ध्यान रखना मैं बेसिक में इसी हिसाब से पढ़ाऊंगा कि बच्चे ने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो मे बी कि कुछ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ रखा है उनको थोड़ा बोरियत महसूस हो सकती है, पर बेटा मुझे थोड़ा सा डिटेल में कराने की बात है कि भाई हर बच्चे को बेसिक नहीं मिल पाता, कई बार वो फाउंडेशन में नहीं आता, डायरेक्ट एंट्री से भी आ रहा होता है। आइए जी, तो पहला कॉलम है कि ओपनिंग में जो असेट्स है वो कितने रुपए की थी। फिर दूसरा कॉलम है कि भाई उस पर डेप्रिसिएशन कितने का लगा। अब फिर ईयर एंड पर, एट ईयर एंड, बुक वैल्यू कितने की है। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं बेटे WDV, रिटन डाउन, राइट डाउन, यानी घटाने के बाद आई हुई बची हुई वैल्यू। लो जी, कितने की है जी? शुरू में जब असेट्स खरीदी उस टाइम पर असेट्स थी जी 60,000 रुपए की, और हमने यहां पर इसमें कितने रुपए का डेप्शन लगेगा जी? बेटे यहां पर एज पर SLM निकाल रहे हैं हम लोग, एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड निकाल रहे हैं हम लोग, तो हर साल का डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में तो सेम आएगा, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, बेटे कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे? ओवर द इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स। बेटे कॉस्ट कितने की बताओ बाबू? 60,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितने की है बताओ? यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है ये कितने का बिकेगा 4 साल के एंड में? कीजिए 10,000 रुपए का। और इफेक्टिव यूजफुल लाइफ क्या है? कीजिए हम तो जी 4 साल इसे यूज करेंगे। बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि 4 साल के बाद वो यूजेबल नहीं होगी, 4 साल हमारे लिए इफेक्टिव यूज की है। हो सकता है वही कंप्यूटर को 10 साल चलाए, लेकिन इफेक्टिवली हमारे हैंड में कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूज हम इतने टाइम तक करेंगे, वो यहाँ पे काउंट होगा। आइए जरा, तो यानी कि 4 साल में हमारे पास में जो इसकी एसेट्स की वैल्यू गिरेगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट, वो 50,000 है। और इसको हर साल एज पर SLM बराबर 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 बांटना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो भाई हर साल का डेप्रिसिएशन कितना है जी? 12,500, भाई 50,000 डिवाइड बाई 4, 12,500 रुपए हर साल के एंड में घटने वाला डेप्रिसिएशन आ गया, हर साल में डेप्रिशिएट होगी हमारी एसेट्स। आइए बेटा जी, तो पहले साल के एंड की अगर मैं बात करूं, पहले साल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन जो है हमारा वो कितने का है बेटा? 12,500 का। बेटा अभी स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हर साल हमारी 12,500 की अमाउंट आती रहेगी। जब ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं होगा तो ये अमाउंट कुछ और आया करेगी। आइए जरा, इसका मतलब फिक्स एसेट्स फर्स्ट ईयर के एंड में कितने की बचेगी बोलो? फर्स्ट ईयर के एंड में कितने की बचेगी? घटाओ जी, 60,000 में से घटा दो जी 12,500, 47,500 रुपए की बच जाएगी बुक्स में, जिसको मैं रिटन डाउन वैल्यू बोल लूं या ईयर एंड पर बुक वैल्यू बोल लूं। ये जो ईयर एंड है फर्स्ट ईयर पे, फर्स्ट ईयर के एंड में जितने की बुक वैल्यू की एसेट्स बची हुई है बेटे,
वो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग की भी तो होती है। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में उतने रुपए की एसेट्स हमारे पास में अवेलेबल होगी, जिसमें से फिर नेक्स्ट ईयर का डिप्रेशन घटेगा बेटे 12,500, और नेक्स्ट ईयर के एंड में बचेगी वैल्यू कितने की बेटा? 35,000। फिर थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कौन सी वैल्यू मिलेगी? ऑफ कोर्स ये वाली जो सेकंड ईयर के एंड में थी। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में जो ओपनिंग वैल्यू जो है वो ये है बेटा। फिर थर्ड ईयर का डेप्रिशिएशन घटेगा बेटा, कितने की बुक वैल्यू बचेगी? 22,500 रुपए की। जो फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में सेम होगी, घटा लो बेटे 12,500, तो बेटा जी 10,000 रुपए की बुक वैल्यू बच जाएगी फोर्थ ईयर के एंड में। आप देखोगे हमने क्या देखा था, क्या ये अंदाजा हमने लिया है इसी हिसाब से कि लास्ट में जब वैल्यू बचे वो बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट बचे जो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है। आप देखो जरा, इसी हिसाब से इसका जो डिफरेंस है 50,000, आप देखोगे इधर तो चारों साल का जो टोटल है वो बेटे 50,000 का है, जिसको हमने ओवर द लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट, इफेक्टिव यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट हमने डेप्रिशिएट किया है। बताओ बात समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को? चलिए सर अकाउंटिंग पे चलना है कि अभी रुको, पहले हमें जरा अपना सिस्टमेटिकली काम पूरा करना है। बताओ क्या कहा था मैंने आपसे? आपने कहा था कि इस चैप्टर के चार्ट में देखो ये है, हमने थ्योरी समझ ली, हाँ हम न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड कर लिया हमने। आइए जरा WDV करें जरा थोड़ा सा। या WDV से पहले मैं बात करना चाहता हूं दूसरे मेथड्स की जो बिल्कुल WDV स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह है। बेटा एक है ये मशीन और रेट, पहले इसको कर लेते हैं। हेडिंग डालिए, जो हमारा दूसरा मेथड है, एक और मेथड है हमारा यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग डाला था ना, क्या हेडिंग डाला था बताओ हमने? स्ट्रेट लाइन मेथड। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर ही एक और हेडिंग डाल रहे हैं, और जिसका नाम है मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड। शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे बेटा? मशीन आर रेट, MHR। आप लोग कोस्टिंग में भी इसको पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से, बहुत ध्यान से। बड़ा प्यारा मेथड है जी, और मैं तो कह रहा हूं डिक्टो सेम है। क्या मतलब सर? बिल्कुल डिक्टो वैसा ही है। कैसा सर? अरे जैसा अभी अभी हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मेथड, बस वहां पर ईयर्स थे, यहां पर क्या है? मशीन आवर्स थे। यहाँ पे क्या है? मशीन आवर्स। जैसे किसी असेट्स की लाइफ को अगर हम ईयर्स में कैलकुलेट एस्टिमेट करते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, कई सारे फिक्स असेट्स की जो वैल्यू है, जो लाइफ है उसको हम एस्टिमेट कई बार मशीन आवर्स में करते हैं। जैसे मशीनरियां जो दिन रात चलती रहती हैं, वो ईयर्स तक कहाँ जाती होंगी? वो तो घंटों में निपट जाती होंगी। हाँ जी, तो बेटे अलग अलग तरीके से असेट्स की लाइफ को एस्टिमेट करते हैं। तो जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा हम तो वैसे ही बात कर लेंगे। एक एग्जांपल लिखिए यहाँ पर, लिखिए बेटा एग्जांपल नंबर 1। बेटे अब ये मशीन आर रेट के एग्जांपल्स हैं, तो मैंने यहाँ पर सीरीज 1 से स्टार्ट किया है। बेटा एक मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी है। हो सकता है वो कोई भी प्लांट एंड मशीनरी दे दे, है ना। उसकी कॉस्ट है कितने रुपए की? उसकी कॉस्ट है मान लिया 50,000 रुपए की। ये चलो 1,50,000 ले लेते हैं। 1,50,000 की कॉस्ट है जी। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है उसकी, वो है 1 लाख आवर्स, कि भाई वो 1 लाख घंटे चलेगी। मतलब इतना अंदाजा लगा रहा है कि उसका जीवन ही 1 लाख घंटे का है, 1 लाख घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, ये माना जा रहा है कि भाई वो जब मशीन कबाड़े में बिकेगी तो वो समझ लो 2,000 रुपए की बिक जाएगी। चलो 20,000 लिख दे, तो 20,000 नहीं यार, ज्यादा हो जाएगा, 12,000 ले लेते हैं। 12,000 की बिक जाएगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैलकुलेट कीजिए
कैलकुलेट कीजिए डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू ऑफ ईच ईयर एंड। हर साल के एंड में आपको डेप्रिसिएशन बताना है, साल भर में कितना लगा, हर साल के एंड में कितने की मशीन बच गई है वो बतानी है जी। करें? बिल्कुल बेटे, समझ लो ईयर्स के बजाय आवर्स हैं। मैंने इसीलिए ये वाला मेथड पहले लिया ताकि आपकी ना ऐसे 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 आराम आराम से चीजें निकलती चल जाए। एक सीरीज में एक ही तरह की चीजों को पहले कर लेते हैं ना। आइए जरा आंसर। बेटे यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सब कुछ वही है। जैसे वहां पर डेप्रिसिएशन पर ईयर होता है वैसे यहां पर डेप्रिसिएशन पर आवर निकाला जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मशीन का पर घंटे का रेट, MHR बोलते हैं। मशीन का पर घंटे का रेट निकालना है, मशीन आवर रेट। इसमें क्या होगा, जो भी हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डेप्रिशिएबल अमाउंट है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एस्टिमेटेड यूजफुल मशीन आवर्स। भाई वो मशीन कितने इफेक्टिव यूजफुल आवर्स तक काम आएगी, आप इसको बोलो एस्टिमेटेड लाइफ, फिर ब्रैकेट में लिखो मशीन आवर्स एस्टिमेटेड, एक ही बात है। तो चलो जी, सबसे पहले डेप्रिसिएशन अमाउंट बेटा बिल्कुल वैसे निकलेगी, बिल्कुल वैसे निकलेगी। इससे क्या निकल के आएगा सर, इससे बेटा ये निकल के आएगा 1 घंटा जब मशीन चलती है तो अंदाजन कितने रुपए की वैल्यू गिर जाती है मशीन की यूज होने में, सब चीजों में, है ना। तो ठीक है जी, आइए जरा बेटा मान लिया क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस्ट है कितने की, बताओ कॉस्ट है कितनी की, 1,50,000। डेप्रिशिएबल अमाउंट तो हमने सीखा था अभी, जैसे निकालना सीखा था। 1,50,000 की मशीनरी आई है और जब ये लाइफ इसकी मशीनरी की खत्म हो जाएगी तो 12,000 रुपए में बिक जाएगी। इसका मतलब हमारी जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है वो ये है, कितनी है जरा बताना, 1,38,000 रुपए की हमारी क्या है बेटे, डेप्रिशिएबल अमाउंट है। इसको हम डिवाइड करेंगे डेप्रिशिएबल अमाउंट को हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा, किससे डिवाइड करेंगे, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इन आवर्स। जो मशीनरी की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है घंटों में, बेटा कितना है बताओ। क्वेश्चन में हमने देखा था ऊपर लिखा हुआ है 1,00,000 घंटे, 1,00,000 आवर्स। आओ जी, तो डिवाइड करो बेटे 1,00,000 मशीन आवर्स। इसका मतलब क्या है, मशीन आवर रेट हमारा आ जाएगा, आप डिवाइड करोगे इससे बेटा 1,38,000 को आप 1,00,000 से डिवाइड करोगे तो 1 रुपये 38 पैसे, 138, 1 रुपीज 38 पैसा पर आवर का रेट आ गया। अब क्वेश्चन में हमें यह पता होना जरूरी है कि अगर हम हर साल की कैलकुलेशन करें तो भाई हर साल मशीन कितने चलने की उम्मीद है। क्या मतलब सर, एक्चुअल नहीं पता होगा, पता होगा। क्या मतलब बेटा, जब फर्स्ट ईयर का एंड होगा तो फर्स्ट ईयर में जाके पता चलेगा कितने घंटे चले। हाँ, यहां पर फर्स्ट ईयर में मान लिया क्वेश्चन ने बताया, क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन भी दी होगी तभी तो बात बनेगी। तो बेटे फर्स्ट ईयर में हमें क्वेश्चन ने बता रखा है ईयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, बेटा कितने भी ईयर्स हो सकते हैं। अब देखो जरा, वहां पर क्वेश्चन की लाइफ उसी हिसाब से कैलकुलेट की होगी। कई लोग मशीनरी को घंटों में कैलकुलेट करते हैं और कई लोग मशीनरी को ईयर्स में। जब ईयर्स में बात करेंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, और जब मशीनरी की लाइफ को वो ईयर्स में नहीं आवर्स में कैलकुलेट करवाएंगे तो हमारा मशीन आवर रेट लगेगा। ठीक है सर, लेकिन जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हर साल मशीन कितनी घट रही है, हर साल के पीएनएल में से, हर साल का पीएनएल में से उतनी अमाउंट निकालेंगे तो हर साल का पीएनएल तो ईयर का बनेगा ना। तो हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से कितने रुपए की अमाउंट निकालनी है हमें ये कैसे पता चलेगा, तो हर साल का हिसाब किताब लगाना पड़ेगा कि भाई साल भर में कितनी मशीनरी चलने की उम्मीद है या चल गई है। तो मान लें यहां पर बेटे आवर्स हमें बता रखे हैं, आवर्स मशीनरी के कितने हुए।
अब क्वेश्चन में मान लिया मैंने लिखा है कि भाई साहब पहले साल तो मशीनरी चली 20,000, फिर दूसरे साल चली 40,000, फिर तीसरे साल जो चली वो है 25,000। ठीक है जी, और फिर चली जी 5,000, और फिर चली जी 10,000। अभी तो बेटे मैंने यहां पर इस एग्जांपल में इसका टोटल मैंने बराबर कर दिया 1 लाख के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए जरा, क्योंकि ये जो आवर्स हैं ये बेटे एक्चुअल आवर्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो? एक्चुअल आवर्स, जो अंदाजे से अलग होंगे। क्या मतलब? इसका टोटल हमेशा 1 लाख नहीं आएगा सर? नहीं बेटे, ज्यादातर कोशिश ये रहेगी, मतलब कोशिश क्या, ज्यादातर क्या होता है, मशीनरी का बेटे अप डाउन होता रहता है, हम जितना अंदाजा लगाते हैं उतना ही हमेशा चलती है क्या? तो क्वेश्चन में भी ऐसे ही, हेलो ऑडियो सही है ना? तो क्वेश्चन में भी बेटा ऐसे ही होता है हर साल, कि हर साल के जो आवर्स हैं अपने, वो क्वेश्चन हमेशा इक्वल नहीं देता, अलग अलग देता है। आइए जरा, तो ऐसे केस में होगा क्या जी? ऐसे केस में होगा क्या, चलिए देखते हैं। ऐसे केस में होगा ये बेटे, हमारा मशीन आर के हिसाब से डेप्रिसिएशन आएगा हमारा हर साल का एनुअल अलग अलग, एट द रेट ऑफ क्या है जी 1.38। तो बताओ बेटे पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? सर पहले साल का डेप्रिसिएशन आ गया 20,000 इंटू 1.38, कितना है जी 1.38 इंटू 20,000, ये आ गया जी 27,600, है ना? सेकेंड ईयर का बताओ जी, 40,000 इंटू 1.38, लो जी 40,000 इंटू 1 रुपये 38 पैसे, कितना हो गया 55,200 रुपये। फिर है बेटा 25,000, निकालो 25,000 इंटू 1 रुपये 38 पैसे, बेटा 34,500 रुपये। 5,000 इंटू 1 रुपये 38 पैसे, ये आ गया बेटे 6900 रुपये। लो बेटा जी 10,000 रुपये इंटू 1 रुपये 38 पैसे इज इक्वल टू 13,800 रुपये। आप देखोगे जरा एक बार इनका टोटल करो आप। बेटा इनका टोटल 1,38,000 आ रहा होगा अभी इस फिलहाल इस क्वेश्चन में। चेक करो, मैं भी जरा क्रॉस वेरीफाई करता हूं। वैसे तो मैं क्लियर हूं पर स्टिल फिर भी यस 1,38,000। ये जो आवर्स हैं ये कौन से हैं? एक्चुअल वर्क। क्या जरूरी है जितना अंदाजा लगाया था, एस्टिमेट किया था, उतना ही एक्चुअल में हो? नहीं, हो सकता है हमारे एक्चुअल मशीनरी आवर्स ज्यादा हो कम हो। भाई ऐसे में होगा क्या? भाई इस डेप्रिसिएशन को क्यों लगा रहे थे? भाई इसको पीएनएल से निकाल के प्रॉफिट को हटा करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे मशीनरी के नाम का। तो क्या होगा, एक अंदाजन बेस पर काम होता है यहाँ पर। एक्चुअल थोड़ा ना पता है, एक्चुअल तो किसी को भी नहीं पता होता ऊपर वाले के अलावा, कि कब किसकी नैया कब डूबेगी कब उठेगी। तो बेटा ध्यान से, सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें हर साल का हमने एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। लेकिन एस्टिमेटेड किस तरह से निकाला जाता है? रेट हमारा एस्टिमेटेड होता है, अंदाजन होता है, लेकिन आवर्स हमारे एक्चुअल होते हैं। और एक्चुअल जब हम करेंगे आवर्स का हिसाब किताब, तो बेटे पता चला मशीनरी इसके भी बाद में 5 साल के बाद में भी चलती रही। तो ध्यान रखना बेटे, ऐसे केस में ध्यान रखना हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो वेरी कर जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर मैं आपसे कहूं बेटे बताओ अब हर ईयर के एंड में आने वाली बुक वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे आप? आइए जरा, आप क्या करोगे? बुक वैल्यू निकालोगे। बुक वैल्यू एट ईच ईयर एंड। बेटे सबसे पहले फिर क्या होगा? ओपनिंग बुक वैल्यू। फिर बेटे हर साल का डेप्रिसिएशन जैसे मैंने आपसे कहा था। फिर बेटे क्लोजिंग बुक वैल्यू बोल दो, या ईयर एंड बुक वैल्यू बोल दो, या बोल दो WDV एट ईयर एंड। बेटे ये है हमारा ईयर, ईयर्स में 1 2 3 4 5। शुरू में जो असेट्स थी बेटे वो कितने रुपए की थी बताओ? फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में 1,50,000 रुपए की थी। फर्स्ट ईयर में बेटे कितने का डेप्रिसिएशन आया बाबू? 27,600 का। 1,50,000 माइनस 27,600
कितना आया बेटा, कितने रुपए की वैल्यू बच गई यहाँ पर, 1,22,400। बेटे जो पिछले साल का एंड था वो अगले साल का बिगिनिंग, 1,22,400। बेटे सेकेंड ईयर में कितने का डेप्शन लगा, 55,200 का, घटाओ जी, 67,200 रुपए की बुक वैल्यू बच गई सेकेंड ईयर के एंड में। मैं ये मान रहा हूँ कि आप मेरी स्पीड से काम कर रहे हैं, मैं हालांकि स्पीड नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ इतना तो बनता है आपका। ये बेटे जो सेकेंड ईयर के एंड में है वो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में है, और थर्ड ईयर का डेप्शन हमारा कितने का है बाबू, थर्ड ईयर का डेप्शन है हमारा 34,500 का, 34,500 का। तो थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं 34,500 घटा दो बेटा कितने बची, 32,700 रुपए। नेक्स्ट बेटे 32,700 चौथे साल का बिगिनिंग है बेटा, चौथे साल का डेप्शन कितना है, 6,900, क्योंकि इस साल एसएस कम यूज हुई, घटाओ जी, हाँ जी कितना हो गया, 25,800। नेक्स्ट फिर है बेटा 13,800 का यूज, बेटा 25,000, क्या कहा मैंने, 25,800 यहां पर बिगिनिंग बन गया, यहां पर कितना 13,800 का डेप्रिसिएशन लगा जी, तो बेटा 12,000 की बुक वैल्यू बच गई। तो जो 12,000 की बुक वैल्यू आप देखोगे तो हमने डेप्रिसिएशन उस हिसाब से बात की डेप्रिसिएशन अमाउंट को कि 12,000, क्या कहा मैंने, 12,000 हमारी बुक वैल्यू बच गई। बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है हमारा वो है हमारा, आइए सिमिलर लेते हैं अभी, क्योंकि हर जगह एक सिमिलर कॉन्सेप्ट चलता रहेगा तो आपको बड़े आराम से जल्दी जल्दी समझ में आता रहेगा। लीजिए जी, यहाँ पर और सिमिलर मेथड क्या है सर, इसी तरह का बेटा वो है किलोमीटर। जैसे मशीन आवर्स है, जैसे ईयर्स है, ऐसे ही अब किलोमीटर में बात होगी, है ना। और फिर हमारी बात होगी स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए जी आइए बात करते हैं, फटाफट से हेडिंग डालेंगे अब क्या, मशीन आवर्स, सॉरी किलोमीटर्स, हेडिंग डालो किलोमीटर मेथड। किलोमीटर मेथड बेटे बनाने को मेथड तो भाई जिस भी असेट्स में हम लोग भाई किल लिख दिया मैंने, किलो है, हाँ जी, किलोमीटर रेट। बेटा बताओ ये किस पे लगता होगा, मशीन थोड़ा ना किलोमीटर में भागती है, मशीन थोड़ा ना किलोमीटर में यूज करती है ना। असेट्स है कार, फिक्स असेट्स है हमारी कार, ट्रक, ऑटो, कई लोगों की डिलीवरी वैन्स होती हैं जो गुड्स को डिलीवर करके आती हैं, जैसे मदर डेयरी वगैरह, कितने बड़े टैंकर्स होते हैं, पेट्रोलियम जो पेट्रोल वाले जैसे इंडियन ऑयल है, रिलायंस है, इन सब के बेटे अपने क्या टैंकर्स होते हैं, है ना। तो वो टैंकर्स क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं इधर से उधर गुड्स डिलीवर करने में। अमूल के अपने मिल्क के टैंकर्स होते हैं, है ना। अब तो नमस्ते इंडिया भी आ गया। अच्छा चलो खैर, तो ये जरा मान लिया एक इसका एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। मान लिया एक ट्रक है बेटा जिसकी कोस्ट है बेटा, फिक्स असेट है ट्रक, किसी को कोई शंका तो नहीं है, ट्रक से ज्यादा फिक्स क्या होगा, है कोस्ट है भाई, मान लिया कितने का आता होगा, 40 लाख लगा लो, चलो भाई 40 लाख रुपए का एक ट्रोला है, ट्रक ट्रोला, ठीक है जी। और इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है, यूजफुल लाइफ बेटा ईयर्स में मत लगाना, आप किलोमीटर्स की बात होनी है, ठीक है, ईयर्स में मत लगाना, आप किलोमीटर की बात होनी है। तो मान लिया किसी ट्रक की यूजफुल लाइफ फॉर एग्जांपल मान लिया है बेटा 20 लाख किलोमीटर्स तक वो चलेगा। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो ये है। अच्छा अब तो हम क्या बात करनी थी यहाँ पे, यूजफुल लाइफ नहीं, एस्टिमेटेड, दोबारा से लिखता हूँ, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो है ट्रक की, मान लिया
कबाड़े में बिक जाएगा और मिल जाएंगे जी 2 लाख रुपए, अंदाजा है ऐसा। आपसे पूछते हैं नंबर एक बात, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन रेट पर किलोमीटर। कैलकुलेट कर सकते हो, बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो बेटा आंसर सेम बिल्कुल डिक्टो वही फंडा, हर जगह पर सिमिलर चीज उठा रखी है अभी हमने, क्योंकि एक ही बार पढ़ना और 10 जगह अप्लाई करना कितना आसान लगता है ना। आइए जरा बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बोलो डेप्रिशिएबल अमाउंट, है ना। और जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से, यूजफुल किलोमीटर से, किलोमीटर लाइफ। तो हमारा आ जाएगा क्या, डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर का रेट। आओ बेटा निकालो, मुझसे पहले निकालो भाई। कॉस्ट है 40 लाख, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है कि भाई जो जब उसकी लाइफ खत्म होगी तो भाई 2 लाख में बिक जाएगा। इसका मतलब 38 लाख रुपए ऐसे हैं जो ओवर द लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएट होने हैं, और इसी को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे बेटे, किलोमीटर से। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ वो है बेटा 20 लाख किलोमीटर चलेगा लगभग। तो भाई पर किलोमीटर का जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो कितना आया, डिवाइड करो बेटे। 38 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, बेटा आ गया 1.90 रुपीज पर किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2, अभी तक तो बात की थी क्या, डेप्रिसिएशन का रेट पूछा था। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ ईच ईयर if useful kilometer, या यूजफुल नहीं सॉरी, if truck was run in each year as under, मान लिया 3 साल तक वो ट्रक चला, कितने साल तक वो चला अभी, 3 साल। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ध्यान रखना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। क्या लाइफ हम लोग किस में ले रहे हैं, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ किलोमीटर्स में, क्योंकि हमें अकाउंटिंग के पर्पज से हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, पीएनएल से डेप्रिसिएशन इकट्ठा करना है, इसलिए हम लोग हर ईयर का डेप्रिसिएशन चेक करते हैं। ठीक है, आइए जरा, तो पहले साल जो एक्चुअल में यूज्ड जो है, मतलब किलोमीटर रन है, यूज्ड किलोमीटर जो है उसके, उस ट्रक को हमने कितने किलोमीटर तक यूज किया, रन किया। कह रहे हैं कि मान लिया यहाँ पे 15 लाख किलोमीटर चल गया पहले साल में, खूब दबा के यूज किया, छोड़ा ही नहीं उसको, बस दे दनादन। फिर हमने 4 लाख यूज किया, फिर बस किसी तरह से वो 1 लाख यूज हो पाया। इस तरह से हमने उसके 20 लाख किलोमीटर उसके यूज किए। तो हर साल का आपको बताना है बेटे क्या, डेप्रिसिएशन। आपको पता है ना डेप्रिसिएशन का रेट क्या है यहाँ पर, 1.90। हाँ सर, जरा करना 1.9 पहले मेमोरी में डालो, इंटू 15 लाख। बेटा पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 28,50,000, इंटू 4 लाख कितना हो गया बेटा, 7,60,000, इंटू 1 लाख कितना हो गया बेटा, 1,90,000। देखा जाए तो आप अगर देखोगे यहां पर कितने रुपए इकट्ठे हो गए यहाँ पर, ध्यान से बेटे इनका टोटल आप करोगे तो ये आ गया 38 लाख रुपए। देखो यही तो है जो डेप्रिशिएबल अमाउंट थी, जिसको हमने ओवर द लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स हमने डेप्रिशिएट किया।
चलिए एक लास्ट बात और करते हैं पहले आज की। क्या सर? कि अगर वो पूछे हर साल के एंड में बुक वैल्यू कितनी है तो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। आइए जी, एग्जाम्पल नंबर 3, इसी में ही नाम दो, एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए, फाइंड आउट बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू एट ईच ईयर एंड। देखो बेटा, आंसर हर साल का हमें ये हिसाब किताब लगाना है जी। इधर है हमारे ईयर्स, यहां पर है बेटे ओपनिंग बुक वैल्यू, बुक्स में कितने का था, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3। ओपनिंग में कितने का था ट्रक कि जी 40 लाख का, 40 लाख की कोर्स का था। हाँ जी। डेप्रिसिएशन बेटे पहले साल में कितने का लगा, फर्स्ट ईयर में, कि जी फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लगा 28,50,000 का, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया। तो फर्स्ट ईयर में जब इतना यूज हो गया ट्रक, भाई ईयर एंड पर बुक वैल्यू क्या थी, या फिर WDV बोल दो, रिटन डाउन वैल्यू। भाई 40 लाख में से घटा दो 28,50,000, तो बच गई कितनी बेटे, 11,50,000 की बुक वैल्यू बच गई। ये अगले साल की ओपनिंग है, पिछले साल की क्लोजिंग मतलब अगले साल की ओपनिंग। इसमें डेप्रिसिएशन आप घटाओगे, सेकेंड ईयर वाला कितना निकाला बताओ, 7,60,000। नो बेटा जी, सेकेंड वाला ईयर का डेप्रिसिएशन है 7,60,000, घटा दो बेटे इसको, तो कितना बचा बेटा, 3,90,000 यहाँ पे बचा। जो अगले साल के लिए ओपनिंग बुक वैल्यू है, घटा दो जी, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन घटाओ बेटा, कितने का है, 1,90,000 का। लो बेटा जी, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 1,90,000, कितने की बुक वैल्यू बची बताओ, 2 लाख। 2 लाख की बुक वैल्यू बची। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं रोके फिर। चलिए, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, WDV का रेट निकालना सिखाऊंगा। WDV का रेट, ठीक है ना, वो मैथमेटिकली थोड़ा सा दिक्कत करता है बच्चों को। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।